हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एसएससी एमटीएस का डीबी कैसा रहा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे मांगे और मैं एएसआई के हेडक्वार्टर कैसे पहुंचा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूं, उसके बाद डीबी में जो हुआ वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने अपने सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके रीचेक करके रख लिए, जैसे 10th 12th आधार, फ़ोटो वगैरह। क्योंकि मैं यूपी के बदायूं डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, तो बदायूं से दिल्ली के लिए सीधा बस जाती हैं, तो मैं शाम को यानी रात में बस से ही दिल्ली के लिए निकल गया। मेरे घर से दिल्ली लगभग 250 किलोमीटर दूर है और मेरा डीबी 22 तारीख को था, तो मैं 21 को ही रात में बस से निकल गया। मेरे पापा भी मेरे साथ में थे, तो मुझे चिंता करने की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्योंकि पापा साथ होते हैं तो मुझे पता था कि मैं सही टाइम पर पहुंच ही जाऊंगा हेडक्वार्टर तक। डीवी के लिए मैं थोड़ा सा नर्वस था कि वहाँ कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, कैसे क्या रहेगा, लेकिन उसके साथ मैं एक्साइटेड भी था क्योंकि मैं दिल्ली में भी 9 साल बाद जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड भी था कि वहाँ जाके एएसआई का हेडक्वार्टर देखूँगा और सभी चीज़ें बढ़िया रहेंगी। मैं 21 को करीब 11 बजे निकला था बदायूं से, तो मैं दिल्ली 4 या 4:30 बजे पहुंच गया आनंद विहार स्टेशन। फिर मुझे लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ा आनंद विहार स्टेशन पे ही, क्योंकि मेट्रो 5 साढ़े 5 बजे ही स्टार्ट होती हैं, तो मैंने वहीं थोड़ी देर तक वेट किया। उसके बाद जब टाइम हो गया, फिर सीधा आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुंच गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 से एक फ्लाईओवर बना है जो सीधा मेट्रो स्टेशन से एएसआई हेडक्वार्टर को ही जोड़ता है। ये डिपार्टमेंट के बाहर का व्यू है। यहाँ पे बच्चों की लाइन लगी हुई थी जो डीबी के लिए आए थे, तो फिर मैं भी सीधा उन्हीं लाइन में लग गया जाके। गेट पे हमसे हमारी एंट्री फिल कराई गई, जैसे नाम, पता और किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ, ये सब। और ये रहा डिपार्टमेंट। बहुत ही सुंदर डिपार्टमेंट है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी डीवी प्रोसेस कैसी रही। सबसे पहले तो हम लोगों की गेट पे एंट्री कराई गई। एंट्री के लिए गेट पे लंबी लाइन लगी हुई थी एमटीएस कैंडिडेट की, और भी शायद और किसी एग्ज़ाम्स की भी अभी डीवी चल रहा था, तो और भी एग्ज़ाम वाले बच्चे भी आए हुए थे, तो मैं एमटीएस वाली लाइन में लग गया। उसके बाद हमसे गेट पे ही एक एंट्री कराई गई कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं, किस पे सिलेक्ट हुए हैं, एमटीएस हवलदार, वो सब। तो वो सब हमने बाहर एक रजिस्टर में फ़िल किया। उसके बाद हमें एक हॉल में ले गए। हॉल में पहले से ही काफ़ी बच्चे थे, वहाँ 2-3 मिनट तक हमें खड़ा रखा। फिर हॉल के बाद हमें ऊपर ले गए। ऊपर भी एक लाइन लगाई। फिर लाइन में एक एक करके सभी के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे वो। तो वहाँ उन्होंने फ़ोटो क्लिक किए। फिर फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम लोग एक दूसरे रूम में हमें भेज दिया। वहाँ बहुत सारी चेयर पड़ी हुई थी। जो डीवी करने के लिए स्टाफ था या टीचर थे, वो भी, उनकी भी चेयर सामने भी पड़ी थी और पीछे भी थी। तो वहाँ बैठे हम लोग। फिर उसके बाद हमें उन लोगों ने ही 2 फॉर्म दिए जो हमें वहीं फिल करने थे। अब ये फॉर्म बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं थे, ये बहुत बेसिक डिटेल्स इनमें मांगी गई थी। और फॉर्म के संग जो हमारा ये वाला फ़ोटो क्लिक हुआ था, इसी की हार्ड कॉपी भी उसी टाइम दे दी गई। तो इसमें भी बेसिक डिटेल्स भरनी थी, जैसे आपका नाम, रोल नंबर, डीओबी और साइन वगैरह, ये सब भरना था। तो ये सब भरने के बाद उन्होंने अच्छे से बताया कि ये कैसे भरना है, और अगर कोई भी दिक्कत हो या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये फॉर्म भरे जाएँ, तो आप सीधे वो जो टीचर्स वहाँ पे थे उनसे ही आप पूछ सकते हो। टीचर या स्टाफ जो भी थे वो आपको अच्छे से बता देंगे। ये सब भरने के बाद ये सब हमें सीट पे ही दे दिया, हमारी डेस्क पे। उसके बाद 1 बाय 1 वो बच्चों को बुलाने लगे डीवी के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे थे, जैसे 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जिसके पास सर्टिफिकेट है वो दोनों चीज़ें लेके जाए। 12th की मार्कशीट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने फॉर्म भरते टाइम हायर क्वालिफ़िकेशन में 12th ही भरा था। तो अगर आपने ग्रेजुएशन भरा था या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी भी मार्कशीट लेके जाएं, भले ही यूज़ नहीं हो पर आप लेके जाएं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं नीचे बताऊंगा आपके लिए। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशली। और उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी मांगे उन्होंने।
और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेट फ़ोटोकॉपी, और ये फ़ोटोकॉपी सेल्फ़ अटेस्टेड वही उन्होंने करा ली। अगर आप घर से करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ भी कर सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। अब मैं बताता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कास्ट सर्टिफिकेट हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट में ही होने चाहिए आपको, और उस आपके फॉर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा ही होना चाहिए। और ओबीसी की जो क्रूशियल डेट थी उससे पहले के ही बने होने चाहिए। उसके साथ ईडब्ल्यूएस का भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है। मुझे ईडब्ल्यूएस इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप ये कहीं और से भी पता कर सकते हैं। फ़िलहाल आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 2024-25 का अगर आपके पास है तो आप ये दोनों लेके जाएं। जो भी यूज़ होगा वो आपको बता देंगे वहाँ पे। और उसी के साथ साथ उन्होंने ओबीसी वालों को एक फॉर्म और भी भरवाया, वहीं जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जैसे डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी उन्होंने वहीं भरवा लिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद 2-3 जगह चेक हो रहे थे। एक जगह वो चेक कर रहे थे, फिर दूसरी जगह उसे रिव्यू या वेरीफाई भी कर रहे थे। तो वो सब पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद चेक करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में लगा के दे देंगे। आपके नाम की ही एक फ़ाइल होगी, तो उसमें लगा के आपको दे देंगे। फिर आपको वो फ़ाइल दूसरे जो स्टाफ थे उन्हें देनी पड़ेगी, जो वेरीफाई कर रहे थे। बता देंगे आपको वो कि ये फ़ाइल कहाँ दिखानी है आपको। तो आप इस फ़ाइल को लेके इनके पास जाएंगे, ये भी दोबारा चेक करेंगे, टिक वगैरह लगाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं नहीं। वो वेरीफाई करने के बाद ये जमा कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपका डीबी हो चुका है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है, जैसे मेरी कैटेगरी ओबीसी है, मैं ओबीसी में आता हूँ, पर मैंने अनरिजर्व की भी कट ऑफ क्लियर की थी। तो फिर मेरा जो रिज़ल्ट में कैटेगरी लिखी थी वो अनरिजर्व लिखी थी। वहाँ जो मुझे फ़ाइल मिली, उस फ़ाइल में मेरे नाम के साथ कैटेगरी में अनरिजर्व लिखा था। लेकिन जो मैंने ये फॉर्म भरे हैं, उन्होंने कहा था कि ये फॉर्म उसी कैटेगरी से भरने हैं जो आपकी रियल कैटेगरी है। तो मैंने इसमें ओबीसी भरा था, इसलिए मैंने ओबीसी के ही सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। सब दिखाने के बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सही थे। तो उसके बाद उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट पर ऑप्शन होता है नीचे, एलिजिबल या इनएलिजिबल और जो भी चीज़ें होती हैं, वहाँ उन्होंने प्रोविज़नली एलिजिबल लिख दिया। तो मुझे लगा कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि और सभी में उन्होंने सिर्फ एलिजिबल ही लिखा था। बहुत से बच्चों के मैंने औरों का भी देखा था। तो फिर मैंने उनसे पूछा, जो वहाँ पे स्टाफ था जो थे चेक करने वाले, मैंने उनसे पूछा कि सर आपने सभी का तो एलिजिबल लिखा है, मेरा प्रोविज़नली एलिजिबल एज ओबीसी क्यों लिखा है? तो उन्होंने बताया कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये मोस्टली ओबीसी वाले बच्चों का लिखा जाएगा। फिर मैंने दूसरे टीचर से भी एक से पूछा, उन्होंने भी मुझसे यही कहा। तो अगर आपके में भी वो ऐसा लिखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, और देखना आप वो इन वाले फॉर्म में ऑप्शन होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं, तो वहाँ पे वो येस येस भरते रहते हैं। तो वहाँ उन्होंने सभी में मेरे येस येस भरा था। तो अगर येस भर रहा है मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। उसके बाद फिर चाहे वो प्रोविज़नली एलिजिबल लिखें या कैसे भी लिखें, तो आपका ठीक है, आपको टेंशन करने की कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा डीबी बहुत स्मूथली गया, सब कुछ अच्छा हुआ। यही मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, पर ये भी मैंने उनसे बात कर ली तो ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि और बच्चों के में भी उन्होंने प्रोविज़नली एलिजिबल एज ओबीसी लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा भी हो सकता है शायद, मतलब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा ही फॉर्मेट है, ऐसा ही लिखा जाना है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप सीधा उनसे पूछ लो। कुछ भी बिना पूछे या डर की वजह से कुछ मत लिखना, सब कुछ पूछ सकते हो आप, वो आपको अच्छे से बता देंगे। और मेरा डीबी काफ़ी अच्छा गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आगे की चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।